जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में अपनी लास्ट वीडियो को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हमने बात की थी अप टू फंडामेंटल राइट्स एंड द रिट्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो हमारा डीपीएसपी है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा था जब हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी लास्ट वीडियो में। अब जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जाता है और हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 1 हमारा था इंडियन टेरिटरीज के बारे में, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा था सिटीजनशिप के बारे में, एंड पार्ट 3 हमारा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में। एंड नाउ पार्ट 4 इज डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे नॉन जस्टिसेबल पार्ट है, मींस इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हमको इनको देखना है, क्योंकि इवन तो ये जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन फिर भी इनका इंपॉर्टेंस है इन द रेंडरिंग ऑफ डिसीजंस बाय द सुप्रीम कोर्ट और द अदर कोर्ट्स। प्लस ये हेल्प करते हैं हमारे पॉलिसी मेकर्स को स्टेट को रन करने में या फिर नेशन को रन करने में। ठीक है, अब आर्टिकल 36 हमारा पहला है जो कि बात करता है स्टेट की डेफिनेशन के बारे में, जस्ट लाइक जो हमारा आर्टिकल 12 था फंडामेंटल राइट्स में। इसीलिए हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आर्टिकल 37 भी उसी की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीपीएसपी फॉर द स्टेट। एंड देन फाइनली हमारे पास आता है आर्टिकल 38, जहाँ से हमारा रियली में स्टार्ट होगा हमारे सारे डीपीएसपी। अब डीपीएसपी याद करना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है या फिर इजी नहीं रहता है, तो मैंने आपके लिए एक तरीका बताता हूँ जिससे आप ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हैं। तो आप सोचिए, अगर मुझे कोई स्टेट बसानी है, मुझे कोई देश चलाना है या कोई सोसाइटी बनानी है, तो उस सोसाइटी में सबसे पहले हमारे पास क्या ज़रूरी है? तो पहली चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो एक सोशल ऑर्डर आपको इस्टेब्लिश करना है। तो इसीलिए आर्टिकल 38 बात करता है कि आपको एक सोशल ऑर्डर और वेलफेयर सिस्टम सेटअप करना है। ठीक है, सो आपको इस तरह याद रखना है। सेकंड, अब मेरे पास सोशल ऑर्डर अगर आ चुका है तो सेकंड मैं क्या चाहूँगा कि जितना मेरे पास रिसोर्सेस है उसका एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि आपने एक सोशल ऑर्डर तैयार कर लिया, अब लोग आपस में लड़ नहीं रहे, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेस है, किसी के पास कम। तो आप क्या चाहोगे? इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा बनता है अगला आर्टिकल, दैट इज 39। अब जैसे आपके पास सोशल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात करी, तो क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप आ जाएगा? नहीं, हमको कुछ सेट ऑफ रूल चाहिए होंगे। मींस आपको लीगल हेल्प की जरूरत पड़ सकती है ना। मानिए आपको आपके हिस्से का रिसोर्स किसी और को मिल रहा है, तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट में जाओगे या कहीं ना कहीं लीगल हेल्प लेने जाओगे। तो वो आपको कहाँ से मिलेगी? आर्टिकल 39A। तो अगला है लीगल एड। क्लियर? पहले हमने सोशल ऑर्डर सेटअप किया। सोशल ऑर्डर सेटअप करने के बाद हमने बोला सबके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो ये देखने के लिए क्या मिलनी चाहिए? सबको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। क्लियर? और जैसे हमने फ्री लीगल एड बनाई, तो अब हम समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी है, उसमें सबके पास अच्छे खासे रिसोर्सेस है, और उसके बाद हमारे पास क्या है? लड़ने की, उन रिसोर्सेस को मेंटेन करने के लिए फ्री लीगल एड्स है। क्लियर? 3 हमने डीपीएसपी कवर करे। अब इसके बाद आप सोचिए कि अब फिर भी बहुत सारे इश्यूज तो आ सकते हैं। क्या आप हर इशू के लिए आप कोर्ट में जाना चाहोगे? नहीं। तो आप क्या चाहोगे कि हम एक कम्युनिटी टाइप के कुछ बना ले सिस्टम। तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? पंचायत। तो नेक्स्ट हमारा बात करता है आर्टिकल 40 अबाउट पंचायत। तो अब आपने उस सोसाइटी में या अपने रीजन में क्या बना लिया है? पंचायत सेटअप कर ली। ठीक है, अब पंचायत सेटअप हो गई। अब इसके बाद आप क्या करना चाहोगे? अब आप बोलोगे कि चलो रिसोर्सेस है, सब कुछ है, लेकिन उन रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने के लिए आपको चाहिए वर्क, आपको काम करना पड़ेगा, है ना। तो वर्क करने के लिए आपको एजुकेशन भी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशन। ठीक है, सो दिस कॉन्स्टिट्यूट अवर आर्टिकल 41। अब आपको आर्टिकल 41 समझा रहा है कि आपको राइट टू वर्क मिल गया है, आप काम कर सकते हो। एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कि चलिए आपको जैसा भी वर्क हमने दिया है वो कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आपकी जान को खतरा हो। तो वो जो वर्क है वो हमारा ह्यूमेन वर्क होना चाहिए, मीन्स कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। प्लस आप मैटरनिटी रिलीफ भी बात कर रहे हो, ठीक है, फीमेल्स के लिए मैटरनिटी रिलीफ भी होनी चाहिए। तो वर्क कर रहे हो तो वर्क की कंडीशन कैसी होनी चाहिए? जस्ट एंड ह्यूमन होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने जस्ट एंड ह्यूमन वर्क तो कर लिया, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली तो अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए जो हमारा अगला आर्टिकल है वो बात करता है वेजेस फॉर वर्कर्स।
क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा है कि हमको वेजेस देनी है प्रॉपर किसको, वर्कर्स को, जो कि हमने काम किया है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूट करेगा आर्टिकल 43। एंड देन इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब मेरे पास वर्कर है, राइट टू वर्क मिला, राइट टू वर्क के बाद मुझे करेक्ट कंडीशन मिली, ह्यूमन कंडीशन मिली वर्किंग की, और उसके बाद मुझे मिला अगले आर्टिकल में वेजेस फॉर माय वर्क। अब वेजेस मिली मुझे, अब मैं चाहूँगा कि मेरा इन्वॉल्वमेंट उस इंडस्ट्री में या फिर जिस भी काम में मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा हो। तो अगला जो आर्टिकल है दैट इज 43A, ये बात करता है वर्कर का पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि अब मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व रहूँ अपने काम में। क्लियर। या फिर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े इन द मैनेजमेंट। क्लियर। तो ये हमारे पास आता है 43A। अब सोचिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा एंगेजमेंट कंपनी की पार्टिसिपेशन में बढ़े, तो उसके लिए हमको एक राइट तो मिल गई 43A, लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है 43B, जो कहता है कि आप कोऑपरेटिव्स बना लो, आप यूनियंस बना लो। यूनियंस नहीं बोलना चाहिए, कोऑपरेटिव्स बनाओ। कोऑपरेटिव्स मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं दूसरे की इंडस्ट्री में क्यों काम करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद की ही इंडस्ट्री बनाऊँ। तो मैंने क्या मिला, अपने सारे लोगों को मिलाया, कोऑपरेशन करके हमने एक इंडस्ट्री सेटअप कर ली। तो वो क्या है, हमारी कोऑपरेटिव्स की बात हो रही है। क्लियर। तो हमारे पास एक सीक्वेंशियल बन रहा है। अब जैसी कोऑपरेटिव बना, अब कोऑपरेटिव में बहुत सारे लोग आएंगे, अलग अलग समाज के, अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हो सकते हैं। अब जब वो साथ में आए तो उनको गवर्न करने के लिए सिमिलर लॉज आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आर्टिकल 44 पे बात करेगा अगला यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि अब अगर मेरे को कोऑपरेटिव चलाना है, मैंने सबको साथ में लिया है, तो अब मुझे उन सबको रूल करने के लिए क्या चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आया, अब हमने सोचा कि ठीक है हमारे पास बेसिक वर्क आ गया, राइट आ गई, सोशल ऑर्डर, सब कुछ आ गया। अब हमको किन के बारे में सोचना है, जो लोग खुद के बारे में नहीं सोच सकते हैं, ठीक है, जिनको हेल्प की जरूरत है। तो सबसे ज़्यादा हेल्प किसको चाहिए होती है, बच्चों को। तो ऐसे बच्चे जो कि 6 साल से कम के हैं, उनको हम क्या देंगे, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं इन आर्टिकल 45। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, क्योंकि अगर हमने बच्चों की बात कर ली, अब बच्चों के बाद सेकंड नंबर पे जिनको हेल्प की जरूरत है वो कौन है, SC ST एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को अब हम क्या देंगे, एजुकेशनल और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचा के रखेंगे, किस तरह हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है आर्टिकल 146। सिमिलरली अब हमने एजुकेशनल की बात कर ली है, वीकर सेक्शन की बात कर ली, चिल्ड्रंस की बात कर ली, लेकिन अब मेरे को एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए क्या चाहिए, कि मेरी सोसाइटी की पब्लिक हेल्थ अच्छी हो। सो दैट मीन्स इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड रिडक्शन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट कंजम्पशन। इंटॉक्सिकेंट का मतलब होता है नशीले पदार्थ का सेवन, वो कम करना है मुझे। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 47 बताता है हमको। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 48 आता है, जो कि बात करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। अब जब भी हमने बात कर ली है, तो अब हम चाहते हैं कि हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करें, ऑर्गेनाइज करें और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करें। ठीक है, ये फाइनल आ रहा है, इसको थोड़ा सा अलग से आप चाहो तो याद कर सकते हो, वरना ऐसे समझ सकते हो कि हमारी पब्लिक हेल्थ सब कुछ हो गई, अब उसके बाद हम क्या चाहेंगे कि हम अपने इन्वायरमेंट की तरफ को मूव कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पहला स्टेप हमारा, पहले हमको अपने बारे में सोचना है। फिर इसके बाद 48A आता है, जो कि बात करता है कि अब हमारा इन्वायरमेंट क्या है उसको प्रोटेक्ट करना है, प्लस हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। सो वो आ गया। अब जब हमने वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्ट कर ली, इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्ट कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास है कि हमको अपने प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स करने हैं, और जो हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की बिल्डिंग हो गई, जैसे हमारे राज्यसभा भवन है, और जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कोई नेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, सो दे आर ऑफ वेरी नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो उनको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 50, जो कि सिंपल सी बात कह रहा है कि ठीक है, आपने पूरी सोसाइटी बना ली, और एक सोसाइटी को अच्छे से चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, सेपरेशन चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का, तो वो आपका मेंटेन होना चाहिए। क्लियर। वरना अगर आपको लगता है, अगर आप सोचिए कि अगर एग्जीक्यूटिव का इम्पैक्ट हो जुडिशरी पे, तो फिर तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर लेगा और जुडिशरी उसमें कुछ ज़्यादा रोक नहीं पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइनली आता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये इंटरनल नहीं है, ये इंटरनेशनल है। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, प्लीज रिमेंबर दैट। ठीक है,
तो हमको अपने सारे नेबर्स के साथ अच्छे से अपने रिलेशंस बनाने हैं। फाइनली कोई भी स्टेट्स को अगर सक्सेसफुल होना है, दैट मीन्स उसके आसपास एक सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। सो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी। क्लियर? तो हमारे ये सारे DPSP कवर हो गए, आप इस स्टोरी की तरह पढ़ सकते हो। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास सबसे पहला कौन सा आता है? तो हमारे पास सबसे पहले आर्टिकल 38 आता है। तो आर्टिकल 38 बात करता है कि हमारे पास एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, है ना, एंड सोशल वेलफेयर की बात करी हमने। अब सोशल ऑर्डर और सोशल वेलफेयर आ गया, उसके बाद हमको क्या चाहिए? इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। और जैसे ही हमारे पास इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, उसके बाद हम चाहेंगे कि अगर किसी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ना मिले और उसको अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करनी हो या फिर उसको लीगल बैटल फाइट करनी हो, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एक फ्री लीगल एड चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास 39A क्या बात करता है? फ्री लीगल एड की बात करता है। अब जैसे ही आपको फ्री लीगल एड मिली, लेकिन आप क्या हमेशा चाहोगे कि आपकी सोसाइटी में हमेशा इश्यूज होते रहे और आप हर बार के लिए कोर्ट जाए? नहीं, आप चाहोगे कि आप मिल बांट के ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे? हम एक पंचायत बना लेंगे। तो आर्टिकल 40 बात करता है हमारा पंचायत सेटअप के लिए। क्लियर? अब जैसे हमने पंचायत बना ली, अब हमने सोचा कि ठीक है, एक बेसिक हमारी स्ट्रक्चर बन गया सोसाइटी का। अब हमको क्या चाहिए? काम करना है, सोसाइटी में रहना है। तो नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू वर्क। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क होना चाहिए और साथ साथ राइट टू एजुकेशन, मीन्स वर्क करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक एजुकेशन भी तो चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा बन गया आर्टिकल 41 टॉक्स अबाउट राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। एंड देन 41 के बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि एजुकेशन आ गई, वर्क कर सकते हो आप, लेकिन आपका जो वर्क है वो कैसा होना चाहिए? ह्यूमेन कंडीशन में होना चाहिए, है ना, जस्ट कंडीशन होनी चाहिए। प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा बात करते हैं हम, मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए। तो ठीक है, हमने ऐड कर लिया। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हमारे पास वर्किंग कंडीशन अच्छी आ गई, तो मैं अगला चाहूँगा कि मुझे क्या मिले? वेजेस मिले, है ना। मेरे काम के लिए मुझे क्या मिलनी चाहिए? वेजेस मिलनी चाहिए। तो नेक्स्ट है कि आपको वेजेस फॉर वर्कर, उसकी बात की गई। फिर फर्दर इसके बाद हम क्या चाहेंगे कि अब मुझे वेजेस मिल रही है, टाइम पे सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ मेरी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा हो, उस इंडस्ट्री को मैनेज करने में मेरा योगदान हो। तो नेक्स्ट बात करता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। क्लियर? अब जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, अब मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट से भी बढ़िया क्या होगा कि आपकी खुद की इंडस्ट्री हो, आपका खुद का कंपनी हो, तो आप क्या करोगे? अपने लोगों को मिला के, कम्युनिटी को मिला के कोऑपरेटिव्स बना लोगे। ठीक है, तो वो आपका बन गया अगला वाला जो कोऑपरेटिव्स बनाने की बात करता है। और देन हमारे पास जब कोऑपरेटिव्स बने, तो मैंने आपको बताया कि मान लो कि बहुत डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मिल के कोऑपरेटिव बना रहे, कोई डिफरेंट रिलीजन के बना रहे, तो उनको सबको गवर्न करने के लिए एक सिंपल लॉ चाहिए आपको। एंड उस लॉ को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो हमारा आर्टिकल 44 आ जाता है। फिर आर्टिकल 44 के बाद अगला हमने बात करी ऐसे लोगों की हेल्प करने की जिनको हेल्प की जरूरत है। तो सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन होता है? छोटे बच्चे, 6 साल के कम वाले। तो उनको हम एजुकेशन भी देंगे, उनको हम चाइल्ड केयर भी देंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमने देनी है। फिर इसके बाद कौन है वल्नरेबल? इसके बाद आते हैं हमारे SC, ST एंड वीकर सेक्शन। तो उनको हम एजुकेशन देंगे, साथ ही साथ उनके इकोनॉमिकली भी हेल्प करेंगे। क्लियर? एंड देन जब ये सब कुछ हो चुका है, तो अब हम बात करते हैं सोसाइटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? पब्लिक हेल्थ। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्लिक हेल्थ बढ़ाने की या फिर उसको इम्प्रूव करने की, और साथ ही साथ हम रिड्यूस करेंगे इंटॉक्सिकेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इंटॉक्सिकेंट किस में आता है। तो प्लीज़ याद रखना आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ का पार्ट है। एंड जब पब्लिक हेल्थ हो चुकी है, अब हम क्या चाहेंगे कि हम ओवरऑल चीज़ों को प्रोटेक्ट करने की सोचेंगे। तो प्रोटेक्शन में सबसे पहले क्या आता है? एग्रीकल्चर को बचाओ, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करो, एनिमल हस्बेंड्री को और ज़्यादा बढ़ाओ। तो वो आता है हमारा आर्टिकल 48। अब जब हमने एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की बात करी, तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनवायरनमेंट है। तो अगला हम बात करते हैं 48A में, दैट इज कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। एंड देन फर्दर उसके बाद क्या है हमारे पास? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट हो गई, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो गया, अब क्या बचा? हमारे मॉन्यूमेंट्स। तो वो आ गया हमारा आर्टिकल 49। एंड देन फाइनली इसके बाद अगर सब कुछ अच्छे से चलाना है, तो आपको क्या चाहिए? हमारी जुडिशरी हमारे एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होनी चाहिए। क्लियर? जुडिशरी होती है हमारी जज, सुप्रीम कोर्ट्स वगैरह, और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है इसका मतलब होता है दैट इज आवर रूलर्स, जो हमको रूल कर रहे हैं इस समय करंटली, है ना, गवर्नमेंट जो होती है। एंड देन उसके बाद हमारे 51 जो लास्ट हमारा DPSP वो कहता है कि आपने एक अच्छी सी सोसाइटी तो बना ली है,
लेकिन आपका इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए, इंटरनेशनल पीस भी होनी चाहिए। तो आपको अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं अपने नेबरिंग कंट्री और दुनिया की और देशों के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है ओवरऑल एंटायर डीपीएसपी समराइज्ड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप कुछ और निमोनिक से याद करना चाहते हैं कर सकते हो, आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा डीपीएसपी एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास आता है पार्ट 4A, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लियर। तो आर्टिकल 51A में ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करी गई है और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई थी और ये हम बोल सकते हैं कि पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए नहीं थी, क्लियर। और इसको ऐड किया था बाय द सोरेन सिंह कमेटी रिकमेंडेशन, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या ड्यूटीज़ है एक बार आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, तो मैं आपको यहाँ पे लिख रखा है मैंने ये डिटेल में। तो अगर आपको एक बार डिटेल पढ़नी है तो ये सारा डिटेल है, वरना मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ जो मैंने अगली स्लाइड प्रिपेयर करी है, ठीक है। हाँ जी, तो ये तरीका है, आपको शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। आपको इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हम छोटा छोटा करके देखेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। सो सबसे पहली फंडामेंटल ड्यूटी कहती है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है, क्लियर। दूसरी हमारी बात करती है दैट इज हमको अपनी प्रोटेक्ट करनी है सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, क्लियर, इंडिया की। तो मतलब आपके देश में अगर कोई भी इशू हो आपको उसको जोड़ के रखना है देश को, आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे देश में बोल सकते हैं ना एकता को कोई नुकसान पहुंचे, क्लियर। तीसरा है आपके पास कि डिफेंड करना है हमारे नेशन को, जब भी जरूरत पड़े आप जाओगे, क्लियर। चौथा हमारी बात करता है कि हमने हार्मनी मेंटेन करनी है पहले तो सोसाइटी में। दूसरा, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस है जो वुमेन्स के लिए डेरोगेटरी है, डेरोगेटरी मतलब बुरी है, उनके खिलाफ है, तो उनको मना करना है, हमको उनके खिलाफ विरोध करना है, क्लियर। देन उसके बाद हमारे पास आता है प्रिजर्व करना है हमको रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर नेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। देन हमारे पास आता है डेवलपिंग अ साइंटिफिक टेम्पर, तो हमको ऐसा होना चाहिए कि हमारा माइंड में क्यूरियोसिटी इंक्रीज करनी है, बच्चों के मन में, यूथ के मन में, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा इनोवेशन कर सके और ज़्यादा हम इम्प्रूव कर सके सोसाइटी को और हमारे नेशन को प्रॉस्परस बना सके, क्लियर। देन हमारे पास आता है प्रोटेक्टिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमको वेंडलिज्म नहीं करना है, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाना है पब्लिक प्रॉपर्टी को और उसको एक टाइप से संजो के रखना है, क्लियर। देन वी हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल द स्फेयर्स ऑफ लाइफ, हमको हमेशा प्रॉस्पेरिटी और बेटर करने के बारे में सोचना है। एंड देन फाइनली जो लास्ट हमारी ये एक्स्ट्रा ऐड हुई थी, ठीक है, और ये हमारा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी 2002 के, प्लीज़ याद रखना है इसको, ठीक है। और ये राइट टू एजुकेशन है, जो बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों का कंपलसरी एजुकेशन देना, ये हमारा फ़र्ज़ है, इट इज़ आवर फंडामेंटल ड्यूटी। सो ये सारे के सारे हमको पता होने चाहिए और याद रह भी चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको एक बार रिवाइज करना है, कोई रटना नहीं है। और अगर आप चाहते हो इसको पढ़ना तो आप डिटेल में पीछे मैंने आपको एक स्लाइड में दे रखे हैं सारे जो एग्जैक्ट क्या है, बाकी आप इतना भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट होता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। तो पार्ट 4A इज़ ऑल्सो कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा कोर्ट के बारे में, ठीक है। हमारे कोर्ट्स हैं, कोर्ट में कुछ हायरार्की है, तो क्यों ना हम पहले हायरार्की देख लें, ठीक है। तो मैं सोचूं कि इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा हायरार्की पे चलते हैं, ये रहा। तो चलिए हमारे पास क्या है, हमारे इंडिया में जुडिशरी जो है वो एक थर्ड पिलर बोलते हैं हम। हमारे 3 पिलर होते हैं हमारे इंडिया में, हमारी डेमोक्रेसी के। पहला हमारा होता है एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ अवर गवर्नमेंट। देन हमारे पास आता है हमारा लेजिस्लेचर, जो इन्वॉल्व करता है हमारे पार्लियामेंट और हमारे प्रेसिडेंट को। और तीसरा हमारे पास होता है जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे होता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे पास होता है उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं। हर एक स्टेट के पास लगभग खुद का एक क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। एंड देन हमने हाई कोर्ट जब बात कर ली तो हाई कोर्ट्स के अंडर फिर आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बाद हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, क्लियर। आपने सुना होगा सिविल कोर्ट, देन क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट। तो जब हम बात करते हैं क्रिमिनल कोर्ट की, तो क्रिमिनल कोर्ट पे हमारे उसको कहा जाता है सेशंस कोर्ट, क्लियर, याद रखना, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट का मतलब ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिक क्रिमिनल कोर्ट होगा,
एक ही कोर्ट होता है यूजुअली, और उसमें कुछ बेंचेस होती हैं जो स्पेसिफिकली एज अ क्रिमिनल केसेस को देखेंगी, ठीक है, उसको हम सेशंस कोर्ट के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो सिविल केसेस को देखते हैं वो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस। प्लीज़ याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जजेस होंगे वो हमारे क्रिमिनल केसेस को नहीं देंगे, उनको हम सेशन जज बोलते हैं। जो क्रिमिनल केसेस को देखते हैं दे आर कॉल्ड सेशन जज, और जो हमारे सिविल केसेस को देखते हैं उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे फिर हमारे पास कैटेगरी आती है सब फैमिली जज, एंड देन वी हैव मुंसिफ कोर्ट। उसी तरह हमारे सेशंस कोर्ट के बाद आती है हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास फर्स्ट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्लास सेकंड। एंड देन हमारे पास जो रेवेन्यू कोर्ट है वो थोड़ा अलग सिस्टम है। हमारे रेवेन्यू कोर्ट्स में आते हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, देन कलेक्टर आता है, एंड देन तहसीलदार आता है। क्लियर? तो इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में हमको रखना है। डन। और सेशन कोर्ट एंड इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब सिविल केसेस से रिलेटेड, सेशन कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट से रिलेटेड। प्लीज कीप दैट इन माइंड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सीजीआई। सीजीआई का अपॉइंटमेंट हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, और इसके अपॉइंटमेंट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है? तो नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन हाउ अ सीजीआई शुड बी अपॉइंटेड। क्लियर? देन हमारे पास कुछ कन्वेंशंस है, जैसे कि हम देखते आए हैं कि सीनियरिटी के बेसिस पे जज किया जाता है। जो मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होता है प्रीवियस सीजीआई के रिटायरमेंट के बाद, तो उसको सीजीआई बना दिया जाता है यूजुअली, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा कोलिजियन सिस्टम भी होता है, ठीक है? सीनियर मोस्ट जजेस का एक कोलिजियम बैठाया जाता है और वो चूज करते हैं कि अगला कौन बनेगा, और यूजुअली ऐसा होता है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उन्हीं को चूज किया जाता है। क्लियर? अभी हमारे प्रेजेंट में सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़, जो कि 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे। क्लियर? और साथ ही साथ हमारे डीवाई चंद्रचूड़ लॉन्गेस्ट सर्विंग सुप्रीम कोर्ट जज भी हैं। क्लियर? तो ये चीज़ हमको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास बाकी के जो अदर जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। और साथ ही साथ अगर इनकी अपॉइंटमेंट करनी है तो कौन कौन मिलकर कंसल्टेशन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं और सीजीआई के साथ मिलते हैं, और सीजीआई के साथ कुछ सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के। नेक्स्ट हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहली क्वालिफिकेशन है कि इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो या तो उन्होंने 5 साल किसी हाई कोर्ट में जज की तरह काम किया होना चाहिए, या फिर 10 साल से वो एडवोकेट होने चाहिए किसी हाई कोर्ट में। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है। डन। एंड देन या फिर वो कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए जिनको नॉलेज है बहुत ज़्यादा जस्टिस है लॉस का, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ऐसा होता है तो उनको अपॉइंट किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? देन हमारे पास आती है ओथ। तो जो हमारे पास जो ओथ दिलाई जाती है जजेस की, वो कौन दिलाता है? बाय द प्रेसिडेंट, और या फिर कोई पर्सन जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया अपनी जगह। क्लियर? यूजुअली प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है, ओथ सेरेमनी। देन हमारे पास टेन्योर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस का एग्जैक्ट कोई टेन्योर नहीं होता है, बट उनकी मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और रिमूवल जो अगर इनका होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होती है, इम्पीचमेंट बोल सकते हो, और वो काफ़ी इलेबोरेट प्रोसेस है कंप्लीट। क्लियर? इम्पीचमेंट का वो हम आगे पढ़ेंगे। डन। चलो अब अगर हम रिमूवल ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं तो वो चाहिए होती है उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है? अब ये स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। बेसिकली आप मान लो 2/3 आपकी मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ, प्लस वो जो 2/3 होनी चाहिए वो 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर वो टोटल स्ट्रेंथ के बराबर नहीं 50%, 2/3 बना के भी, तो दैट मीन्स वो वैलिड नहीं है। क्लियर? तो इसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और अगर आपको बोलना है कि आप किसी जज को हटा रहे हो तो उसके रीजंस क्या क्या हैं, तो पहला रीज़न या तो आप मिसबिहेवियर, जज का कोई सही बिहेवियर ना रहा हो, या फिर दूसरा इनकैपेसिटी। मान लो किसी जज की कोई तबीयत खराब हो जाती है और वो शायद मेंटली उतने साउंड ना रहे, तो उनको उस बेसिस पे भी हटाया जा सकता है। और इसके बारे में किसने बताया है? एक एक्ट हमने पार्लियामेंट से पास कराया था जिसको हम कहते हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, और यही इसके बारे में बात करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सच कुछ मेंशन नहीं करके रखा है। ठीक है?
देन हमारे पास आता है कि अगर हमको रिमूव करना है किसी सुप्रीम कोर्ट जज को तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक मोशन पास करवाना पड़ता है, या फिर हम मोशन को ओरिजिनेट कराते हैं लोकसभा या राज्यसभा में, कहीं पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लोकसभा में आपको कम से कम 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए और राज्यसभा में आपको 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए अगर आप किसी जज के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहते हैं। और देन हमारे पास आता है कि इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मेजर रोल आता है कि अगर वो चाहता है कि वो उसको नहीं लगता कि इस जज के खिलाफ प्रोसीडिंग होनी चाहिए या फिर इस प्रोसीडिंग में दम नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है, और अगर उसको सही लगता है तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। इंडिया में आज तक किसी भी जज का इम्पीचमेंट हुआ नहीं है। एक हमारे जज थे, उनके ऊपर इम्पीचमेंट का केस स्टार्ट हुआ था पर वो कभी आगे पास हो नहीं पाया, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। आपको पार्लियामेंट में एक अच्छी खासी मेजॉरिटी चाहिए तभी जाके वो पास हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट की जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर कई बार कंट्रोवर्सीज रही हैं, और उन कंट्रोवर्सीज में हमने देखा है कि कुछ जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो उन जो जजमेंट्स को हमने क्या किया है, नाम दे दिया है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। तो हम समझ लेते हैं आखिर इन केसेस में क्या क्या वर्डिक्ट आया और इनका मीनिंग क्या क्या रहा। पहला आता है हमारा फर्स्ट जजेस केस। इसमें बोला जाता है, ये बोला गया है कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है सीजीआई को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो अगर ऐसा है, कंसल्टेशन अगर है, तो क्या वो कंसल्टेशन जो सीजीआई ने दी है, जो नाम सीजीआई देता है, क्या वो कंकरेंस के बराबर है? तो इन्होंने कहा था कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं होता है, और अगर एग्जीक्यूटिव को वो नाम अच्छा नहीं लगता और सीजीआई अगर मना भी करता है तो भी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर सकती है। लेकिन सेकंड जजेस केस में बोला गया कि ये कंसल्टेशन का मतलब है कंकरेंस, कि अगर सीजीआई ने किसी चीज़ पे हाँ बोला है तो आपको उसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर सीजीआई ने मना किया सो दैट मीन्स आपको भी वो नाम रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? और इसी सेकंड जजेस केस में क्या हुआ था, हमारे यहाँ एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जजेस कंसल्ट करेंगे सीजीआई के साथ मिलके, और फिर उसके बाद नाम को प्रपोज किया जाएगा। क्लियर? अब ये तो था सेकंड जजेस केस। थर्ड जजेस केस बात करता है कि इन्होंने कहा ठीक है, सीजीआई क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, लेकिन कंसल्ट कितनों से कर रहा है? पहले तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कर रहा था, लेकिन अब करेगा 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। ठीक है, और अगर बिना कंसल्टेशन के सीजीआई ने अपने आप ही डिसीजन बना दिया, रिकमेंडेशन दे दी, तो उसको गलत माना जाएगा, तब तक उसको फॉलो नहीं किया जाएगा। क्लियर? तो उसको गवर्नमेंट रिजेक्ट कर सकती है। देन हमारे पास एक फोर्थ जजेस केस भी आता है। अब जो फोर्थ जजेस केस है 2014 का है। गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है जिसको हम कहते हैं NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट या फिर कोर्ट्स के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में था, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर देती है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करती है बाय यूजिंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, और दैट मीन्स आज भी हमारे इंडिया में कॉलेजियम सिस्टम ही चल रहा है। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्थ जजेस केस में क्या हुआ था, तो हमको पता होना चाहिए कि NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा था हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ लिया, अब हमने हाई कोर्ट पढ़ना है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े थोड़े कुछ टिमिड डिफरेंसेस हैं। जैसे क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया तो श्योर है, जो कि फिक्स है। दूसरा हमारे पास क्वालिफिकेशन होती है कि जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक होल्ड किया हो, मीन्स लोअर कोर्ट्स में वो होने चाहिए कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस। उसके बाद या तो हो सकते हैं वो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, तो मतलब यानी कि या तो 10 साल पहले जज रह चुके हैं किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, या फिर 10 साल वो एडवोकेट रह चुके हैं किसी कोर्ट में। क्लियर? लगातार। और इसमें कोई भी मिनिमम एज नहीं होती, और रिटायरमेंट एज हमारी 62 ईयर्स की होती है। सुप्रीम कोर्ट में 65 है, तो याद रखना। अब ओथ की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जज की जहां प्रेसिडेंट करवाते थे, वहीं हमारे हाई कोर्ट की जज की ओथ हमारे गवर्नर लेते हैं। क्लियर? और इंडिया में हमारे हैं 25 हाई कोर्ट्स, प्लीज़ याद रखना। अब आप बोलो कि स्टेट्स ज़्यादा है लेकिन हाई कोर्ट कम है, तो हाँ, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का एक कॉमन हाई कोर्ट है, तो ऐसी हाई कोर्ट्स हमारे कॉमन हो सकते हैं। जैसे अंडमान निकोबार
हमारे कोलकाता हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। क्लियर? तो इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो आप, नहीं भी रखते हो दैट्स ऑल्सो फाइन। क्लियर? तो बस ये याद रखना कि 2 स्टेट्स का या एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का मिला के एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्लियर? कॉमन हाई कोर्ट इंस्टीट्यूट करे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैलरीज ऑफ अलाउंस। तो सैलरीज और अलाउंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। अब ध्यान ये इंपॉर्टेंट रखना, हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरीज होती हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देती है जहां का भी वो हाई कोर्ट होगा, लेकिन जो पेंशन होगी वो कौन देगा? वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है। क्लियर? ध्यान रखना, क्योंकि आप सोचो एक जज ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ टाइम महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में काम किया हो, फिर कुछ टाइम उसने किसी दूसरी स्टेट यानी कि मान लो उत्तराखंड के कोर्ट में काम किया, हाई कोर्ट में काम किया हो, तो इसी तरह उसने मल्टीपल जगह सर्व किया जा सके। तो कैसे पता चले कि कौन सा हाई कोर्ट पेंशन या फिर कौन सा स्टेट पेंशन देगा उस पर्टिकुलर जज को? तो इसीलिए जो पेंशन्स होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आती है फाइनली, लेकिन जो सैलरीज होती है हाई कोर्ट जज की वो स्टेट देता है जहाँ पर वो अभी वर्क कर रहे होते हैं। क्लियर? और जो हमारी सैलरीज होती हैं जजेस की वो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो हमारे हाई कोर्ट की सैलरीज है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज की जाती है। क्लियर? तो उसमें कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती है, इट इज अनवोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। क्लियर? देन हमारे पास आता है रिमूवल प्रोसीजर। हाउ डू वी रिमूव द हाई कोर्ट जजेस? तो ये तो सेम है जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ा। क्लियर? सो उसी तरीके से काम होता है। डन? देन हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस। कैसे कर सकते हो? तो प्रेसिडेंट ही करते हैं, मतलब फाइनल हस्ताक्षर आपके प्रेसिडेंट के होते हैं, लेकिन उसके लिए कंसल्टेशन करनी पड़ती है सीजीआई के साथ। क्लियर? अब सीजीआई भी इसमें कंसल्टेशन करते हैं अदर सीनियर मोस्ट जजेस के साथ। ठीक है? तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस का जो कॉलेजियम है उनके साथ तो कंसल्ट करेंगे, प्लस फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मान लो महाराष्ट्र हाई कोर्ट से और गुजरात हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना है, तो आपको महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के चीफ जस्टिस जो भी है उस हाई कोर्ट के, उनसे कंसल्ट करना जरूरी है। क्लियर? जहां से ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के चीफ जस्टिस से बात करनी जरूरी है, तभी जाके उनको क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर? तो बेसिकली यही था हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे पेपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ना हमारे पास कुछ अदर जुडिशियल हम बोल सकते हैं कोर्ट सेटिंग है, या फिर हमने जुडिशियल बॉडीज को सेटअप किया है, जैसे फैमिली कोर्ट उनमें से एक है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इनके लिए हमने एक एक्ट सेटअप किया था 1984 में। ठीक है? इसका मतलब ये है, इसकी मदद से हम चाहते हैं कि इजी फास्टर सेटलमेंट हो जाए और लोड कम हो जाए कन्वेंशनल हमारा जो जुडिशियल सेटअप है, जैसे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हमारे जितने भी ये केसेस एक्स्ट्रा जाते हैं तो उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं स्मॉलर लेवल पे ही। मतलब अगर लोअर लेवल पे ही हमारे रिजल्ट सही आ जाए, किस तरह आर्बिट्रेशन हो जाए, डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर है। देन हमारे पास ग्राम न्यायालय भी सेटअप किए गए थे 2008 के एक्ट में। ये ग्रास रूट लेवल पे हम बोल सकते हैं हमारे पंचायत लेवल पे होते हैं, वहाँ पे ये बैठाए जाते हैं। क्लियर? और पंचायत भी हमारे इंटरमीडिएटरी लेवल की पंचायत में, ऐसा नहीं है कि हर ग्राम में जाके आपके ग्राम न्यायालय होंगे, नहीं, एक एरिया होगा पर्टिकुलर, वहाँ पे बहुत सारे गाँवों के लिए एक पर्टिकुलर ग्राम न्यायालय बनाया जाएगा। फर्दर हमारे पास कुछ और जुडिशियल ऑफिसर्स है, जैसे कि हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं। क्लियर? ट्रिब्यूनल्स का जिक्र हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल भी नहीं था, इसको ऐड किया गया था बाय द स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी किस में रिस्पॉन्सिबल थी? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी रिस्पॉन्सिबल थी। क्लियर? अभी बताया मैंने आपको। ऑल्सो इसको ऐड किया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ट्रिब्यूनल हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। क्वासी जुडिशियल बॉडीज मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको सर्टियरी एंड प्रोहिबिशन की रिट्स बता रहा था। सर्टियरी के लिए मैंने क्या बताया था? सर्टियरी मीन्स क्योर। जब हम क्वैश करना चाहते हैं किसी लोअर जुडिशियल ऑफिस के या फिर सूडो जुडिशियल ऑफिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के ऑर्डर को, तो सर्टियरी होती थी। और अगर किसी कोर्ट को या जुडिशियल बॉडी को या फिर क्वासी जुडिशियल बॉडी को रोकना चाहता हूँ किसी फैसले को सुनाने से, तो मैं यूज करता था प्रोहिबिशन की रिट। क्लियर? ध्यान रखना है। अब ट्रिब्यूनल्स हमारे क्वासी जुडिशियल बॉडीज है जिनके पास पावर होती है सिविल कोर्ट की। क्लियर? इनके ऊपर एक चीज ध्यान रखना है
कि सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी वर्क नहीं करता है और एविडेंस एक्ट भी वर्क नहीं करता है। प्लीज इसको ध्यान रखना। दैट मीन्स दे वर्क ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो वहां पे वैसी फॉर्मेलिटीज नहीं चलती है ट्रिब्यूनल्स में जैसी आपके कोर्ट्स में चलती है। तो ध्यान रखना ये छोटा सा डिफरेंस होता है बिटवीन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जुडिशरी की बात करी तो जुडिशियल रिव्यू भी इंपॉर्टेंट बात बनती है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? तो जुडिशियल रिव्यू सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? तो जुडिशियल रिव्यू सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है हमारे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉम, एक सेकेंड, नाउ जुडिशरी की बात हमने करी तो जुडिशियल रिव्यू की बात करना भी बनता है। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? बेसिकली जुडिशियल रिव्यू एक पावर है जो हमको इंडिया में कहाँ से मिलती है, वैसे स्पेसिफिकली आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 का मतलब है कि अगर कोई भी लॉ ऐसी है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाती है तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम का मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्लियर? लेकिन ये सिर्फ फंडामेंटल राइट तक लिमिटेड नहीं है। हमारे पास केशव नंदा भारती केस आता है जहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन आती है। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रोसीजर ले डाउन करता है कि अगर ऐसी कोई भी लॉ बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। एंड उस पावर को वो क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू की पावर कहा जाता है। दैट मीन्स जुडिशरी रिव्यू कर सकती है जो भी स्टेप लिए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट। क्लियर? तो ये जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास भी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या जुडिशरी की पावर, जुडिशियल रिव्यू की पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है? नहीं, हाई कोर्ट भी जुडिशियल रिव्यू करता है। क्लियर? और ये जो हमने जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है? यूएसए से। प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमारे पास आता है हमारा पार्लियामेंट। तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा फिर लोकसभा एंड देन हमारे पास राज्यसभा। अब हम सबसे पहले इनकी क्वालिफिकेशन देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। तो पहला तो हमारा सिंपल सी बात है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। प्लस हमारी जो राज्यसभा की एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स, लोकसभा की एज लिमिट है 25 ईयर्स। और बाकी कुछ अदर प्रिस्क्रिप्शंस भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दी गई थी, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 में पास हुआ था हमारे पार्लियामेंट से, उसमें बताया गया है कि हमारे पास जो भी, अगर आप खड़ा होना चाहते हो कहीं से, तो आप पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टर होने चाहिए। क्लियर? अगर आपका नाम वहाँ नहीं है रजिस्टर तो फिर दिक्कत होगी। क्लियर? तो रजिस्टर होना जरूरी है आपका नाम इन द इलेक्टर लिस्ट। सेकंड हमारे पास होता है कि अगर आपको रिजर्व सीट पे इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एससी और एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में या कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला तो होता है कि अगर आपने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया है, मतलब आप, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एमपी हूँ कहीं पे और मैं, जैसे कि BHEL है हमारा, उसमें मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या किसी डायरेक्टोरियल पोस्ट पे या फिर मैनेजिंग पोस्ट पे बैठ जाऊँ, सो मैं वो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरा हमारे पास है अनसाउंड माइंड। आपको पता ही होगा अनसाउंड माइंड, हु इज नॉट मेंटली फिट राइट नाउ। देन हमारे पास आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है समबडी हु इज बैंकरप्ट, या फिर आप बोल सकते हो जो अभी डेट में इतना है कि उसने डेट नहीं चुका है। ठीक है, देन हमारे पास है नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे अरे ये तो क्वालिफिकेशन में पहले ही लिखा हुआ था ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नहीं, हम अगर बात कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति से उसकी सिटीजनशिप छीन ली जाए या किसी वजह से उसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम तब उसको क्या मानेंगे? डिस्क्वालिफाइड मानेंगे। क्लियर? देन हमारे पास आता है पार्लियामेंट वाइल लेजिस्लेशन, जो कि हमने ऊपर बात करी। लेजिस्लेशन ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे अगर इलेक्शन में कोई धांधली होती है और इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। आप इलेक्शन के एक सर्टेन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो
तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो वो सारे रूल्स दिए गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। हम बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि वरना बहुत डेप्थ हो जाएगी, हमारे सीडीएस एग्जाम और एनडीए एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250 मेंबर्स और 238 उसमें स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और 12 हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। प्लीज़ रिमेंबर दैट, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं, तो ध्यान रखना राज्यसभा के कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा के भी इलेक्शन हमारे होने ही वाले हैं जिसमें हम एमपीज़ को चुनेंगे लोकसभा के लिए और वो एमपीज़ बाद में जाके क्या चुनेंगे, प्राइम मिनिस्टर को चुनेंगे, ठीक है। राज्यसभा में हमारे पास जो हमारे स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं, है ना, हर स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम कहते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो लोग अपने आपस में चुनते हैं कुछ सर्टेन लोगों को जिनको राज्यसभा में भेजा जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा राज्यसभा का इलेक्शन है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे वोटिंग कौन करता है, एमएलएस करते हैं स्टेट के। दूसरा हमारे पास है कि इलेक्शन सिस्टम कैसा है, इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो ये जो मेथड है आपको बस इतना याद रखना है कि कौन सा मेथड है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैं इसके लिए आपके लिए बनाऊंगा एक सेपरेट, बट अभी आप जस्ट याद रखिए कि इसमें क्या होता है, आपकी लिस्ट बनती है, उसमें प्रायोरिटी वाइज सेटअप होते हैं। जब भी आप वोट दोगे तो आप एक कैंडिडेट को नहीं देते हो सिर्फ, आप उसमें लिस्ट बनाते हो। मतलब उसमें जो आपके पास वोटिंग बैलेट होगा उसमें होगा नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। तो उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज काउंट होगी। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वाले वोट सारे काउंट होते हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो इसमें वो बोलते हैं सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं वोटिंग काउंटिंग को, क्लियर। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ डेप्थ में, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नॉमिनेटेड मेंबर। व्हेन वी टॉक अबाउट नॉमिनेटेड मेंबर, हमको पता है 12 नॉमिनेटेड मेंबर है और उनको कुछ स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। अगर ऐसा है तो आप उनको नॉमिनेट कर सकते हो। कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब, क्लियर। देन हमको पता है कि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, बट उसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर जरूर होते हैं। मतलब हर साल 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स, याद रखना, ठीक है। देन हमारे पास है री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो कितनी बार भी वो इलेक्ट हो सकते हैं दोबारा। जो टर्म होता है राज्यसभा का वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया है, लेकिन वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि कितना टर्म होगा, क्लियर। देन हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। जब मैं लोकसभा की बात करता हूँ तो लोकसभा में क्या है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं अलग अलग लोकसभा की और लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, जैसे कि हम अभी करने वाले हैं अप्रैल मई में, क्लियर। तो पीपल वोट करेंगे डायरेक्टली फॉर द एमपीज ऑफ लोकसभा। इसमें होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये सिंपल सिस्टम है, वोटिंग है, जिसके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वोट्स आते हैं वो आपका विनर डिक्लेयर हो जाता है, क्लियर। जैसे कि अगर 4 कैंडिडेट खड़े हैं, पहले कैंडिडेट को 20% मिलते हैं, दूसरे कैंडिडेट को 30% मिलते हैं, फिर आपके 35 मिलते हैं, एक को 36 मिलते हैं। तो जिसको 36 मिले हैं वो क्या होता है, आपका विनर हो जाता है, क्लियर। दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स ऑफ लोकसभा। अगर बोला जाए तो 5 साल का टेन्योर होता है लोकसभा का, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। और उससे पहले हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्शंस करा दिए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन की बात हमारी की गई है आर्टिकल 324 के अंडर, क्लियर। नाउ ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन में आपको समझा चुका हूँ। और हमको एक और चीज़ पता है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे, अगर ऐसा होता है कि कोई भी रूलिंग पार्टी अपनी मेजॉरिटी लूज कर देती है तो उस पॉइंट पे क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट उस लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सटेंशन होता है, ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा का टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है और उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो देश में, क्लियर। इमरजेंसी के हमारे 3 टाइप के प्रावधान हैं। पहला होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है हमारी स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल्स कहते हैं, और देन हमारे पास तीसरी आती है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे उनको भी, बाद में सेपरेट टॉपिक आएगा, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरे पास एंटी डिफेक्शन। देखिए, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में स्विच करने से एमपीज को या फिर पार्टी मेंबर्स को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया। ये लॉ कहता है कि अगर आप अपनी पार्टी से मेंबरशिप को छोड़ देते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
अगर आप पार्टी के फेवर में वोट और मतलब जो भी डिसीजन पार्टी का है उसको नहीं मानते तो उसको भी क्या कहेंगे, उसकी वजह से भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तीसरा, अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, मतलब आपने इलेक्शन इंडिपेंडेंटली लड़ा था विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट, और बाद में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो भी आप एंटी डिफेक्शन लॉ में होंगे। और अगला, अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 महीने मतलब मीन्स जैसे वो नॉमिनेट हुआ उसके 6 महीने के अंडर अगर वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब तो वो वैलिड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो 6 महीने के बाद जाके किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर। देन हमारे पास आता है डिसीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कौन करेगा, ये होंगे हमारे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। क्लियर। अगर लोकसभा की बात करी जा रही है तो स्पीकर, राज्यसभा की बात की जा रही है तो चेयरमैन। और राज्यसभा के चेयरमैन हमारे कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वीपी ऑफ इंडिया। अभी कौन है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, डांगर साहब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रेसाइडिंग ऑफिसर। अभी हमने बात भी करी, प्रेसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में होते हैं हमारे स्पीकर और राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्पीकर अवेलेबल ना हो, तो जब स्पीकर अवेलेबल नहीं होते तब उनका रोल निभाते हैं डिप्यूटी स्पीकर। और अगर कभी डिप्यूटी स्पीकर भी ना हो बाई चांस तो तब होते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स में कुछ लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को चूज कर लिया जाता है टेम्पररी एज अ स्पीकर काम करने के लिए। वैसे ही हमारे राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं और प्लस हमारे पास क्या होते हैं, पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होते हैं। क्लियर, ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो है कि आखिर जो इलेक्शन होता है, अगर हम बात करें स्पीकर का, वो कौन फिक्स करता है, वो उसकी डेट फिक्स करी जाती है बाय प्रेसिडेंट, और स्पीकर को अपॉइंट करता है प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या है, यूजुअली जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, तो लोकसभा में जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा उसको टेम्पररी स्पीकर बना दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। और वो अपॉइंट करेगा आपके स्पीकर को, और फिर स्पीकर जब अपॉइंट हो गया तो उसके बाद वो सबकी वो कराता है, ओथ सेरेमनी वगैरह वो सब कुछ अपॉइंटमेंट वो कराते हैं। क्लियर। वेकेशन इन द ऑफिस, रेजिग्नेशन देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को। मीन्स अगर स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो किसको देंगे, डिप्यूटी स्पीकर को सबमिट करेंगे, और उनका रिमूवल करा जा सकता है अगर एक रेजोल्यूशन पास होता है थ्रू द लोकसभा। क्लियर। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते फर्स्ट इंस्टेंस में। याद रखिए, अगर कोई भी बिल पास हो रहा है तो उसमें स्पीकर वोट नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि उस बिल के फेवर में भी और उसके अगेंस्ट में भी बराबर वोट हो जाए और टाई हो जाए, तो उस टाई ब्रेकर को तोड़ने के लिए स्पीकर बाद में वोट करते हैं, उसको हम कहते हैं कास्टिंग वोट। तो याद रखना, इनके पास डायरेक्ट वोट नहीं होता है, इनके पास कास्टिंग वोट होता है। डन। नेक्स्ट होता है कि हमारे जो स्पीकर होते हैं वो ज्वाइंट सेटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई बिल पास हो रहा है, वो एक सदन से पास हो जाए लेकिन दूसरे सदन से पास ना हो पाए, तो ऐसे में ज्वाइंट सेटिंग बुलाई जा सकती है और उसको प्रिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर साहब। ठीक है। देन हमारे पास आता है कि डिफेक्शन का मैंने आपको बता ही चुका है। डिफेक्शन में जो डिसीजन होता है वो स्पीकर का होता है। एंड देन जो एक इम्पॉर्टेंट पावर है स्पीकर के पास वो ये है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, वो डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर। अब आप बोलोगे मनी बिल में ऐसी स्पेशल बात क्या होती, तो मनी बिल आपका बेसिकली बजट से रिलेटेड बिल होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्पेशल कैटेगरी में डालता है मनी बिल को, मतलब बजट से या फिर सरकार के खर्चों से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पे अगर कोई कानून आ रहा है या उन पे कोई आपका प्रोपोजिशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको मनी बिल की कैटेगरी में डाल के पास किया जाता है। क्यों किया जाता है, उसका रीज़न ये है कि अगर गवर्नमेंट को कोई खर्चे करने हैं और अगर ऑर्डिनरी बिल की बात हुई तो राज्यसभा उसमें क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो ऐसे में तो हैम्परिंग हो जाएगी पूरे वर्किंग सिस्टम की और काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मनी बिल एक कैटेगरी ऐसी होती है जहाँ पे पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, रूलिंग गवर्नमेंट के पास, और राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है 14 दिन से ज़्यादा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा की जब हम बात करें तो हमारे चेयरपर्सन कौन है, दैट इज अवर वाइस प्रेसिडेंट, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। और डेप्यूटी चेयरपर्सन हमारे चुने जाते हैं अमंग द मेंबर्स। क्लियर। एंड देन हमारे पास पैनल ऑफ वाइस पर्सन, पुराने की तरह जैसे हमने स्पीकर के केस में पढ़ा। ठीक है। देन हमारे पास ऑल अदर पॉइंट्स आर सिमिलर टू जो भी हमने बोला है। स्पीकर के लिए जो वैलिड है वो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा के लिए वैलिड है,
लेकिन एक याद रखना, राज्यसभा के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास मनी बिल को लेके कोई पावर नहीं है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मनी बिल से उनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग कोई स्पेशल पावर नहीं होती है। वो डिस्कस जरूर कर सकते हैं, बिल की खामियां निकाल सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन उन अमेंडमेंट्स को लोकसभा बाद में इंट्रोड्यूस करें, उनको सुझाव को ले, ये कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है विप। अब ये विप क्या होता है? यूजुअली हर पार्टी एक मेंबर को चुनती है एज देयर विप। विप का काम होता है कि अपने पार्टी को एक ऑर्डर और डिसिप्लिन में मेंटेन करना। मीन्स अगर कोई डिसीजन पे वोटिंग होने वाली है पार्लियामेंट में, तो उनको तैयार करके रखना है कि सारे मेंबर प्रेजेंट होंगे, वो उनके ही फेवर में वोट करेंगे। ध्यान रखना कि कोई मेंबर ऐसा ना हो कि दो गलत जगह वोट कर दे या गलत पार्टी को वोट कर दे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास विप की पोस्ट होती है। क्लियर? और विप की पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है। डन? इट इज़ अ कन्वेंशन बेस्ड, हम बोल सकते हैं, पोस्ट जो चली आ रही है बहुत टाइम से, और उसी को हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। मीन्स कहीं पे भी कोई स्टैच्यूट नहीं है इसको लेकर। स्टैच्यूट का मतलब लॉ नहीं है। अब हम थोड़ा वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट समझेंगे। ठीक है, जब वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है, यानी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारे जो पार्लियामेंट होते हैं, पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास समर सेशन, फिर हमारे पास होता है मॉनसून सेशन, एंड देन हमारे पास होता है विंटर सेशन। ठीक है, तो ये जो 3 सेशंस होते हैं ये हमारे यूजुअली माने जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखें तो मैक्सिमम जो गैप हो सकता है 2 सेशंस के बीच में, तो वो क्या होता है, 6 महीने का हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो आप समझ रहे हो कि मतलब एक साल में मिनिमम 2 सेशंस तो होने ही चाहिए। अब जब हम सेशंस की बात करें तो सेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उनके बारे में हमको पता ही होना चाहिए। जैसे पहला होता है एडजॉर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल एक सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, अब वहाँ के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको लगता है कि काम अभी कुछ टाइम के लिए रुका हुआ है, काम नहीं हो पा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए वो क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। क्लियर? उसको मान लो कुछ घंटे के लिए रोका जा सकता है, कुछ दिन के लिए, कुछ वीक्स के लिए भी रोका जा सकता है। क्लियर? ये काम कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा में हमारे स्पीकर करेंगे और राज्यसभा में हमारे चेयरपर्सन करेंगे, चेयरमैन करेंगे। अब इसी की तरह एक और होता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। अब एडजॉर्नमेंट साइन डाई का मतलब होता है कि अब आपने इनडेफिनेट टाइम तक उस सीटिंग को कैंसिल कर दिया है। मीन्स मान लो मेरा पार्लियामेंट चल रहा था, अब मैंने उसको साइन डाई कर दिया, मतलब वो पर्टिकुलर सीटिंग अब कैंसिल हो चुकी है। देन हमारे पास आता है कोरम टर्म। व्हाट इज कोरम? कोरम का मतलब होता है एक मिनिमम अटेंडेंस जो कि पार्लियामेंट में होनी चाहिए। 1/10 बेसिकली मेंबर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे वो सभा बैठे, अदरवाइज वो उस सभा को टर्मिनेट कर दिया जाता है, यानी कि एडजर्न कर दिया जाता है। क्लियर? देन हमारे पास आता है प्रोरोगेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब आपकी सिटिंग को सस्पेंड कर दिया गया है, मीन जब आपकी सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया गया है, एडजॉर्नमेंट सिंडाई हो गया है, और एडजॉर्नमेंट सिंडाई यूजुअली हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर रहे हैं, तो वो खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या है, हमारे प्रेसिडेंट साहब इसका प्रोरोगेशन करते हैं। तो मीन्स अब आपका पूरा का पूरा सेशन समाप्त हुआ। क्लियर? देन हमारे पास आता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन तो हमारा प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, कि मीन्स अब लोकसभा को ही हमने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है, निष्कासित हो चुकी है। देन हमारे पास आता है लेम डक सेशन, जो लास्ट सेशन होता है हमारे एग्जिस्टिंग लोकसभा का, आफ्टर ए न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। क्लियर? चलिए, अब ये तो था हमारा बेसिक टर्म्स। अब मैंने इन बेसिक टर्म्स को बता दिया। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जब आपका सेशन चेंज हो जाए या आपकी कोई भी डिसोल्यूशन हो जाए लोकसभा का, तो बिल्स का क्या होता है। तो आप एक चीज़ समझिए। अगर सोचिए हमारे पास कोई बिल है जो कि लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ और लोकसभा में अभी क्या है, पेंडिंग है। लोकसभा में अगर पेंडिंग पड़ा हो तो वो बिल हमारा लैप्स हो जाएगा जब लोकसभा डिसॉल्व होगी। दूसरा, अगर लोकसभा में कोई बिल है और लोकसभा से पास हो चुका है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो भी वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तीसरा केस, अगर लोकसभा से भी पास हुआ और राज्यसभा से भी पास हुआ
ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो एक बार अगर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया, सो बिल डज नॉट लैप्स, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर लोकसभा में पेंडिंग है, लैप्स हो जाएगा। लैप्स का मतलब खत्म हो जाएगा। लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी लैप्स हो जाएगा। तीसरा, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और प्रेसिडेंट पहुंच गया, तो अब वो बिल लैप्स नहीं होगा। आप बोल सकते हो कि प्रेसिडेंट एक टाइप की प्रोटेक्शन देता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट क्या दे रहा है, एक प्रोटेक्शन दे रहा है। क्लियर? सो बिल को प्रोटेक्शन कौन देगा? प्रेसिडेंट देगा। तो अगर प्रेसिडेंट का हाथ आ गया है वो बिल, सो दैट मीन्स इट इज प्रोटेक्टेड, चाहे प्रेसिडेंट ने एसेंट दी हो या ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट में थोड़ी चीजें और है, जैसे क्वेश्चन आवर क्या होता है। तो जो हमारे हर सिटिंग का, पार्लियामेंट्री सिटिंग का पहला घंटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आवर। इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ड, अनस्टार्ड एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब हमको ओरली देना पड़ता है, हमको मतलब मिनिस्टर्स को। क्लियर? और इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी उठाए जा सकते हैं बाद में। अनस्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं जो रिटर्न आंसर मांगते हैं, मीन्स उसमें जो मिनिस्टर होते हैं वो आपको रिटर्न आंसर देंगे और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है। क्लियर? एंड देन फाइनली हमारे पास आता है एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसमें हमारे पास नाम से पता चल रहा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है। इसमें 10 दिन से कम का नोटिस लगता है और आप क्या कर सकते हो? ओरली आंसर कर सकते हो। क्लियर? अब क्वेश्चन आवर की तरह हमारे पास एक 0 आवर होता है। 0 आवर क्वेश्चन आवर के ठीक बाद शुरू होता है और ये तब तक होता है, मीन्स तब तक चलता है जब तक एजेंडा ऑफ द डे को स्टार्ट ना कर दिया जाए। एजेंडा ऑफ द डे का मतलब है कि उस मीटिंग का जो मेन काम होता है जिसके लिए वो मीटिंग बुलाई जाती है। क्लियर? चलिए आगे हमारे पास आता है नेचर ऑफ मोशन। अब हमारे पार्लियामेंट में अगर किसी भी टॉपिक पे आपको बात छेड़नी है तो उसके लिए एक मोशन इनिशिएट करना पड़ता है। क्लियर? अब उसमें मोशंस की कैटेगरी होती है। एक होता है सब्सटेंसिव मोशन। सब्सटेंसिव मोशन का मतलब होता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट लीड मोशन है, प्राइमरी मोशन है, एक ऐसा टॉपिक है जो खुद में ही इतना दमदार है कि जिस पर बात होनी चाहिए। क्लियर? दूसरा होता है सब्सटीट्यूट मोशन। अगर आप पहले से कोई एक मोशन चल रहा है जिस पर डिस्कशन होना है, आप उसको सब्सटीट्यूट करके किसी दूसरे मोशन को लाना चाहते हो तो उसके लिए सब्सटीट्यूट मोशन लाया जाता है। तीसरा हमारे पास आता है सब्सिडरी मोशन। अगर कोई एक मोशन चल रहा है, जैसे कि मान लो मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर मोशन स्टार्ट किया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसमें कुछ और एडिशन कर दूं उसी में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब्सिडरी मोशन। क्लियर? ठीक है, ये 3 तरह के हमारे मोशन होते हैं। अब कुछ और डिवाइसेस भी हमारे पार्लियामेंट के जो हमको पता होना चाहिए। एक होता है सिंपल क्लोजर। जब कोई मैटर इस पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है और आप उस मैटर को अब खत्म करना चाहते हो और सोचते हो कि अब इस पर वोटिंग हो जाए बस डायरेक्टली, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल क्लोजर। क्लियर? दूसरा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कोई मान लो एक बहुत लेंथी बिल है जिस पर डिस्कशन चल रहा है और उस बिल के हर एक पार्ट को तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? उसको पार्ट्स में तोड़ दोगे और हर एक पार्ट को अलग अलग वोट करोगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। तीसरा होता है कंगारू क्लोजर। कंगारू क्लोजर में क्या होता है? जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं उस बिल के, उसी की बात होती है और उसी पर डिस्कशन होता है, उसी पे वोटिंग करके खत्म कर लिया जाता है पूरा बिल। क्लियर? देन हमारे पास आता है गिलोटिन क्लोजर। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है? अनडिस्कस्ड क्लॉज होते हैं। मान लो कोई डिस्कशन चल रहा है और अभी बहुत सारे ऐसे क्लॉज है उस बिल की बातें जो अभी तक डिस्कस नहीं हुई, लेकिन टाइम कम है, तो इसीलिए डायरेक्ट उस पर वोटिंग शुरू कर दी जाती और उसी को हम बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर। मतलब आपने पूरी तरह से भी पढ़ा नहीं है, सीधा आपने उसको पास करा दिया है। पास हुआ या नहीं वो तो वैसे वोटिंग के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा, बट सिंपल का मीनिंग होता है कि आपने डिस्कशन को कट शॉर्ट कर दिया है। क्लियर? अब हमारे पास कुछ और मोशंस हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमको पता है जब ऐसा लगता है ऑपोजिशन को कि सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। दूसरा होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। जब हमको कोई मैटर को, पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो जो मैटर, उसको मिनिस्टर्स की नज़र में लाना है, तो वो होता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। नेक्स्ट होता है एडजर्नमेंट मोशन। याद रखना, एडजर्नमेंट पीछे जो हमने पढ़ा है वो अलग चीज़ है, जहाँ पे जो एडजर्नमेंट मोशन पढ़ रहे हैं ये अलग है। एडजर्नमेंट मोशन तब लाया जाता है कि ताकि कोई एक इंपॉर्टेंट, पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीज़ है जिस पे ध्यान हम खींच सके पूरे हाउस का, पूरे सदन का। मीन्स हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस टॉपिक के बारे में चर्चा हो,
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस मोशन को यूज करते हैं। और याद रखना, एडजॉर्नमेंट मोशन इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ लोकसभा, प्लीज रिमेंबर दैट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मोशन ऑफ थैंक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशन ऑफ थैंक्स, पहले क्वेश्चन आ चुका है इस पर। मोशन ऑफ थैंक्स बेसिकली आपका पास किया जाता है आफ्टर द स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट। तो हर सेशन के, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट सेशन होता है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, और जो फर्स्ट सेशन होता है हर फिस्कल ईयर के पहले दिन में। देखो, फिस्कल ईयर हमारा होता है अप्रैल से अगले मार्च तक चलता है, तो हर अप्रैल में जो पहला दिन होगा सेशन का उसमें, और जो हमारे जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला दिन आएगा जिस दिन सारा पार्लियामेंट बैठेगा, तो उसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच को थैंक देते हुए एक मोशन पास किया जाता है। अगर मोशन पास नहीं हुआ तो उसको माना जाता है कि अब डिफीट हो चुकी है गवर्नमेंट की, क्योंकि लोकसभा में अगर आप मोशन पास ही नहीं हुआ तो दैट्स वेरी बैड, है ना। इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है कि हम किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट ये मोशन स्टार्ट कर रहे हैं जब उसने कोई ब्रीच करी हो अपनी प्रिविलेज की। मान लो कि किसी मिनिस्टर ने कुछ फैक्ट्स जो है वो सदन से छुपाए हैं, या फिर कुछ गलत फैक्ट्स प्रेजेंट किए हैं, तो उस केस में। क्लियर। एंड देन होता है हमारे पास सेंसर मोशन। सेंसर मोशन किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। अगर ये पास हो भी जाता है तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो मिनिस्टर्स हैं उनको रिजाइन करना पड़े। क्लियर। देन फाइनली हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बट याद रखना, अगर सेंसर मोशन पास हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं आ रही है, तो उसके बाद आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि जब आपके पास सदन में बहुत ज़्यादा बोल सकते हो केओस हो रहा हो और डिसिप्लिन ना हो, तो उस पॉइंट पे एक टाइप से हम रोकथाम लगा सकते हैं। प्रोसीडिंग को सस्पेंड करने का तरीका होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमको पता ही होनी चाहिए पार्लियामेंट की वर्किंग के रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बिल्स। ठीक है। तो बिल हमारे डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। कुछ हमारे ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, कुछ हमारे मनी बिल्स होते हैं, कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो ऑर्डिनरी बिल होते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, या फिर हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जो फॉलो होने होते हैं। तो जैसे कि आपका कोई भी ऑर्डिनरी बिल होता है, जब उसको पास किया जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सबसे पहले उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, और फर्स्ट रीडिंग में उसको पब्लिश किया जाता है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में। इसमें कोई डिस्कशन नहीं होता इस टाइम पे। सेकेंड रीडिंग के टाइम पे आपका एक जनरल डिस्कशन होता है, और उसके बाद आती है कमेटी स्टेज। मीन्स जब जनरल डिस्कशन हो गया उसके बाद उस बिल को सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटीज के पास भेजा जाता है फॉर डिस्कशन। ये कंप्लीटली वॉलंटरी है कि अगर आप भेजना चाहो तो भेजो, नहीं भेजना चाहते तो मत भेजो। ठीक है। नेक्स्ट होता है कंसिडरेशन स्टेज। यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स या चेंजेस किए जा सकते हैं बिल के अंदर। देन हमारे पास आती है थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग होती है इसमें फाइनल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन किया जाता है बिल का वोटिंग के द्वारा। क्लियर। अगर ये पास हो जाता है तो यूजुअली इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है, लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल जो होते हैं आपके वो लोकसभा में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं और राज्यसभा में भी ओरिजिनेट हो सकते हैं। क्लियर। और जब बिल पास हो जाता है तो उसको सेकेंड हाउस में भेज दिया जाता है, और अगर सेकेंड हाउस से पास हो जाता है और उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है तो वो बिल आपका एक्ट बन जाता है। क्लियर। सेकेंड, अगर डेडलॉक हो जाए, मान लो फर्स्ट हाउस से पास हुआ और दूसरे हाउस में वो वैसे मतलब पेंडिंग रह गया और 6 महीने तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो ऐसे केस में ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, और उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं? हमारे स्पीकर साहब करते हैं। और यूजुअली देखा जाता है कि लोकसभा की क्योंकि ज़्यादा तादाद होती है तो बिल पास हो जाता है इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट, अगर ऑर्डिनरी बिल की बात चल रही है। क्लियर। क्योंकि आपके बाकी के जो जैसे मनी बिल हो गया वहाँ पे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती राज्यसभा की, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स होते हैं वहाँ पे आपकी ज्वाइंट सिटिंग हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, तो हमको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ऑर्डिनरी बिल में ही ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास मनी बिल आता है, मतलब पैसों से रिलेटेड बात है काफ़ी हद तक। ठीक है, बजट से रिलेटेड कितना एक्सपेंडिचर है, कितना टैक्स लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या चीज़ें नहीं आती ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद रखना। फाइन्स एंड पेनल्टीज़ की बात नहीं होती है मनी बिल में। टैक्सेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के टैक्सेस की बात नहीं करोगे आप मनी बिल में। और देन हमारे पास आता है सर्विस फीस की बात नहीं होती है। क्लियर। इन तीनों का स्पेसिफिक याद रखना कि ये नहीं होता है। अब मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पहले प्रायर परमिशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट साहब की, और अगर ये बिल पास हो गया लोकसभा से
और फिर राज्यसभा को तो करना ही है पास, अगर नहीं भी करेगा तो उसको पास माना जाता है। और फिर फाइनली अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो रिजेक्ट कर सके इस बिल को, प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी नहीं भेज सकते प्रेसिडेंट, और रिजेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्लियर? देन हमारे पास होता है कि लोकसभा में ही आपका मनी बिल ऑरिजिनेट हो सकता है, राज्यसभा के पास मनी बिल को लेके कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। क्लियर? और जो फाइनल डिसीजन, अब सोचो कोई बिल मैं ला रहा हूँ, मैं पार्टी में हूँ, रूलिंग पार्टी का मिनिस्टर हूँ, मैं एक बिल ला रहा हूँ, अब आपको कैसे पता चलेगा ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है? तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है बिल्स का, ये करता है हमारे स्पीकर। तो स्पीकर ने अगर बोल दिया कि ये मनी बिल है तो वो मनी बिल ही होगा। क्लियर? तो फाइनल डिसीजन होता है स्पीकर का। राज्यसभा के पास इसके लिए कोई खास पावर नहीं होती है विद रिगार्ड टू मनी बिल, और वो रिजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं और अमेंड भी नहीं कर सकते हैं। और उनके पास टाइम लिमिट होती है 14 डेज की, 14 दिन के अंदर राज्यसभा को वो बिल पास करना होता है या फिर उसको वापस भेज देना होता है। तो ये हमारे कुछ बेसिक चीज़ें हैं या फिर इंफॉर्मेशन बता सकते हैं बिल्स के। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल रखी है, आप टेबल पढ़ सकते हो खुद से भी, तो थोड़ा बता देता हूँ क्या है। हमारे पास ना मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, और हमारे पास दो और टाइप के फाइनेंशियल बिल्स होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल बिल 1, एक होता है फाइनेंशियल बिल 2। मुझे नहीं लगता सीरियस एग्जाम के लिए आपका इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बिल्स की बात होती, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप थोड़ा सा रख सकते हैं अपने बैक ऑफ द माइंड। तो ऑर्डिनरी बिल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंट्रोडक्शन लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी हो सकता है। मनी बिल सिर्फ कहाँ होगा? लोकसभा में होगा। प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं चाहिए होती है आपकी ऑर्डिनरी बिल में, लेकिन मनी बिल में प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है। ज्वाइंट सिटिंग आपकी ऑर्डिनरी बिल में बुलाई जा सकती है, मनी बिल में तो कोई बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि राज्यसभा के पास तो पावर ही नहीं है ना। स्टेटस जो होता है ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा और लोकसभा का बराबर होता है, लेकिन मनी बिल में आपका स्टेटस लोकसभा का बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि जो पावर है मनी बिल की वो किसके पास है? लोकसभा के पास। देन हमारे पास क्या है? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल में नहीं चाहिए होती है, प्रायर परमिशन जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मनी बिल में चाहिए होती है। ठीक है, राज्यसभा ऑर्डिनरी बिल को 6 महीने तक रोक सकती है, लेकिन मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है। क्लियर? ये तो डिफरेंस हो गया हमारा ऑर्डिनरी और मनी बिल में। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2 करें तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो ध्यान रखना, फाइनेंशियल बिल 1 जो होता है वो सिर्फ लोकसभा में आएगा। देन हमारे पास प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होगी, जॉइंट सिटिंग इसमें बुलाई जा सकती है, लोकसभा राज्यसभा बराबर होते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट चाहिए होती है, और हमारी ड्यूरेशन जो है वो क्या है? 6 मंथ तक होती है। क्लियर? इसमें बस एक छोटे से चेंजेस है कि याद रखना ये ऑर्डिनरी बिल के बराबर ही है, बस इसमें एक 2 पॉइंट का अंतर है। पहला, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, प्रायर परमिशन, और दूसरा सिर्फ लोकसभा में ऑरिजिनेट हो सकता है। बाकी ये बिल्कुल सेम रहता है एज टू ऑर्डिनरी बिल, जस्ट लाइक ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, देन हमारे पास फाइनेंशियल बिल 2 है, इसमें तो कोई खास अंतर रह ही नहीं गया है। क्लियर? इसमें बिल्कुल सेम रहता है जस्ट लाइक द ऑर्डिनरी बिल्स। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा में से कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होती है प्रेसिडेंट की, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, और ड्यूरेशन जो होती है उसकी 6 महीने तक राज्यसभा उसको रोक सकती है उस बिल को। आई थिंक ईजी होगा। मोस्टली आपको ध्यान में क्या रखना है? ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल का डिफ्रेंशिएशन, ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट। अगर हम बजट की बात कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी बजट वर्ड का यूज नहीं हुआ है। क्लियर? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जारी करता है, और इसकी बात की जाती है आर्टिकल 112। ठीक है, इस चीज को प्लीज याद रखना, आर्टिकल 112। और आर्टिकल 112 की बात करें तो मनी बिल का याद रखना है, मैंने पीछे बताया नहीं शायद। मनी बिल हमारा आर्टिकल 110 में बात की जाती है। ठीक है, याद रखना, मनी बिल की बात 110 में होती है, हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हमारी 112 आर्टिकल में होती है। क्लियर? अब कुछ अदर टर्म्स हैं जो मेरे को आपको समझाने, जैसे वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। इसका मतलब होता है कि आपकी जो अलग अलग टाइप की ग्रांट्स होती हैं जो कंसोलिडेट फंड से आपको निकालनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस पर वोटिंग करना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। देन हमारे पास क्या है? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन इंडिया। देखो,
कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस होते हैं जिनका जो भी खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। चार्ज का मतलब होता है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते हो, आपको उतना पैसा देना ही है। जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी जुडिशरी के लिए जो पैसा होता है, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है। चीफ जस्टिस की सैलरी हो गई, जजेस की सैलरी हो गई, क्लियर। वो जो खर्चा है उस पर पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती। देन हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इस पे आपकी क्या हो सकती है, वोटिंग हो सकती है, जो कि कराई जाती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हमारे बजट इंट्रोड्यूस होता है, हमारा जो हमारे 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होता है आज की डेट में, पहले मार्च में होता था, अब फरवरी में होता है। तो फरवरी में जब हमारा बजट इंट्रोड्यूस होता है तो पहली स्टेज होती है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। उसके बाद उस पर होता है जनरल डिस्कशन। जनरल डिस्कशन के बाद स्क्रूटनी बाय द डिपार्टमेंटल कमिटीज। हमारी पार्लियामेंट में काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इन कमिटीज़ में डिस्कशन होगा, स्क्रूटनी की जाएगी उसके बारे में। देन उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स करी जाएगी। समझ लेना, जब हम वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट का मतलब है कि वोटिंग चल रही है, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है और ये जो पैसे हैं हम निकाल रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। हमारे इंडिया में 3 तरह के फंड होते हैं, ठीक है। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा होता है कंटिजेंसी फंड और तीसरा होता है हमारे पास पब्लिक अकाउंट। क्लियर। कंसोलिडेटेड फंड में सरकार का पैसा होता है जितनी कमाई है। कंटिजेंसी फंड एक स्पेशल टाइप का फंड है जो कि प्रेसिडेंट की देखरेख में होता है और उस कंटिजेंसी फंड में अभी के टाइम पे 500 करोड़ रुपए होते हैं जिसको किसी इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करा जा सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन हमारे पास होता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट में हमारे पास आता है जैसे पीएफओ, ये आपका ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड वगैरह जो होता है, पोस्ट ऑफिस के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो सारे आते हैं हमारे पब्लिक अकाउंट में। क्लियर। तो ये 3 तरह के फंड्स होते हैं जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होते हैं। क्लियर। तो वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए होती है, याद रखना। इसके बाद हमारा होता है पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल एंड देन फाइनली हमारे पास होता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। ये सारी स्टेज हमको पता होनी चाहिए एक एक करके। पहले प्रेजेंटेशन होता है, तो जनरल डिस्कशन होता है, स्क्रूटनी होती है, देन वोटिंग होती है, देन अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है, फिर हमारे पास फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। याद रखना फाइनेंस बिल का मतलब होता है टैक्सेस के बारे में रिलेटेड, मीन्स टैक्सेस कितने बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ मोशंस हैं। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में बहुत सारे कट मोशंस आते हैं। अब कैसे टाइप के कट्स हैं? पहला होता है पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन में हम मानते हैं कि जितना भी अमाउंट एक पर्टिकुलर बजट में मतलब पॉलिसी को दिया गया है उसको रिड्यूस करके 1 रुपये कर दिया जाए। और दूसरा जो हमारे पास आता है इकोनॉमिक कट, वो कहता है कि आप कुछ सर्टेन अमाउंट से उस पैसे को कम कर दो। मान लो एक स्कीम है, उस स्कीम में मैं 3000 करोड़ खर्च करना चाहता हूँ, निकालना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें से कुछ सर्टेन अमाउंट कम कर दो, अब इसमें सिर्फ 1000 करोड़ दो, तो वो होता है आपका इकोनॉमिक कट। तीसरा होता है टोकन कट। इसमें कहा जाता है कि आप 100 रुपये से कम कर दो जो भी आपकी पॉलिसी में चार्ज होगा। अब तीनों का अपना अपना यूज है, बट इन दी एंड तीनों में से कोई भी पास नहीं हो पाता मोशन, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी मेजॉरिटी है ना, तो वहाँ पे आपके कोई भी मोशन पास तो वैसे भी नहीं होने वाले। अगर कोई मोशन पास हो गया तो तब तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है और आपकी सरकार गिर सकती है, क्योंकि अगले ही दिन आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू कर दिया जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास 3 जस्ट मोशंस होते हैं। तो याद रखना कि पॉलिसी कट में क्या हो रहा है, अमाउंट को रिड्यूस करके 1 पे ले आ रहे हैं, 1 रुपये। इकोनॉमिक कट में कुछ सर्टेन अमाउंट कुछ भी कम कर दिया जा रहा है। और जो हमारा टोकन कट है उसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये से रिड्यूस कर दे रहे हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ग्रांट और बजट की बात है। जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होती है? जब कभी ऐसा हो कि कोई सी पर्टिकुलर स्कीम या पर्टिकुलर काम के लिए कुछ पैसा अलॉट किया जाए लेकिन वो कम पड़ जाए, तो उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो वहाँ पे हम सप्लीमेंट्री ग्रांट को पास करा जाता है। किससे? पार्लियामेंट से। देन हमारे पास होती है एडिशनल ग्रांट। मान लो कोई एक नई सर्विस पे कुछ नया खर्चा आ गया तो उसके लिए हम एडिशनल ग्रांट को पास करवाते हैं। एक्सेस ग्रांट का मतलब होता है कि जब किसी चीज पे या फिर किसी सर्विस पे या फिर किसी पॉलिसी पे जरूरत से ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका है और फिर आपको वो एक्सेस मनी मतलब कवर तो करना है ना, कहाँ से लाओगे?
सो दैट मीन्स तब आपको एक्सेस ग्रांट लेनी पड़ती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टोकन ग्रांट। टोकन ग्रांट का मतलब होता है कि मान लो मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को 100 करोड़ दिए, मैंने रेलवे मिनिस्ट्री को 50 करोड़ दिए, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से कुछ कम करके इधर की तरफ ट्रांसफर मार दूँ, है ना। तो मैंने एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में कुछ ट्रांसफर कर दिए, या फिर हम बोल रहे हैं कि एक सर्विस से दूसरी सर्विस में ट्रांसफर कर दिया, तो उसके लिए बोला जाता है टोकन ग्रांट। क्लियर। देन हमारे पास आता है वोट ऑन क्रेडिट। वोट ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार ना। तो क्रेडिट का मतलब वही है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई है और आपको अचानक से पैसा चाहिए, तो वोट ऑफ क्रेडिट। एंड देन हमारे पास फाइनली आता है वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का यूज पहले हुआ करता था जब बजट आपका लेट में स्टार्ट होता था। वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है जब 1 साल के कम के लिए हम एडवांस में कुछ पैसे निकालते हैं। बजट पास होने से पहले अगर आप एडवांस में कुछ पैसे निकालना चाहते हो तो उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। अब इसका यूज नहीं होता है क्योंकि बजट टाइम पे पास हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे बेसिक थे, थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए और इनको एक बार रिवाइज करना। आई थिंक ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ है नहीं समझने के लिए। ठीक है, चलिए, अब 3 फंड्स है, मैं ऑलरेडी आपको इनके बारे में बता चुका हूँ। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये 266 आर्टिकल में आता है। देन हमारे पास पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 में ही आ रहा है ये भी। देन हमारे पास क्या आता है? कंटिजेंसी फंड, दैट इज 267। अब हमारे पास कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होती हैं पार्लियामेंटेरियंस की। क्लियर। तो कोई भी जो पार्लियामेंटेरियन होता है उसको सेशन के 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो सिविल केसेस में। देन हमारे पास दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। नो मेंबर इज लायबल टू एनी कोर्ट। मतलब पार्लियामेंट में जो भी ये बोलते हैं उस पर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। तो अगर पार्लियामेंट में वो कुछ भी गलत बोलते भी हैं, हेट स्पीच वगैरह भी देते हैं, तो उसके लिए जो सजा मिलती है वो कौन देगा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर देगा, ना हमारी जुडिशरी या फिर हमारे पुलिस वगैरह उस पर कुछ एक्शन लेंगे। तो वहाँ पे उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। क्लियर। चलिए, तो इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। डन। अब हमारे पास कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, देखिए, एक होती है हमारी DRSCs, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, ये स्टैंडिंग कमिटीज हमेशा रहती हैं पार्लियामेंट में। और साथ ही साथ जैसे एस्टिमेट कमेटी हो गई, पब्लिक कमेटी हो गई, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गई, ये हमेशा रहती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी कमिटीज होती है जैसे एडॉक कमिटीज होती हैं जो कि पर्टिकुलर काम के लिए बनाई जाती है, और एक बार वो काम खत्म हो गया तो उसके बाद वो कैंसिल हो जाती है, या फिर हम उनको बोलते हैं उनका सीज हो जाती है, वो दे सीज टू एग्जिस्ट। ठीक है, उसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? एडॉक कमेटी के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं आपके ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज। क्लियर। जब कोई बिल आता है तो उस पर डिस्कशन करने के लिए, स्क्रूटिनी करने के लिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटीज बनाई जाती हैं। तो जैसे ही वो स्क्रूटिनी हुई, काम हुआ, उसके बाद वो जो कमिटीज होती हैं वो काम करना खत्म हो जाती है, उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। क्लियर। लेकिन कुछ कमिटीज है जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, इनके बारे में हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, एस्टिमेट्स कमेटी हमारी आई थी 1950 में। ये बोलना गलत होगा, 1950 में आई थी, बट हाँ, इसकी स्टार्टिंग वैसे ब्रिटिश इंडिया में हो गई थी 1921 के आसपास, लेकिन इंडिया में इसका फिर से इंटीग्रेशन हुआ, हम बोल सकते हैं 1950 में। और इसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी? जॉन मथाई कमेटी। क्लियर, ध्यान रखना। दूसरी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये 1921 में आई थी और ये आई थी अंडर मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्लियर। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो थी वो हमारी आई थी कृष्णन मेनन कमेटी के रिकमेंडेशन। एंड देन फाइनली जो हमारी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, ये बनती है हमारी रूल्स ऑफ कमेटी के, लोकसभा में जो होती है उसके अंडर। क्लियर, ध्यान रखना है कब हुआ था ये पहली बार? 1993 में। पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी 1964 में, पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921, एस्टिमेट्स कमेटी 1950 में। कंपोजिशन मतलब कहाँ के मेंबर्स होंगे? एस्टिमेट कमेटी का याद रखना है स्पेसिफिकली, जो हमारी एस्टिमेट्स कमेटी है वो हमारे लोकसभा से ही चुनी जाती है हमेशा। 30 मेंबर्स होते हैं सारे के सारे लोकसभा से। क्लियर। और इनका काम होता है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज में बता सकते हो, आप सजेशन दे सकते हो। क्लियर। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये हमारे पास क्या होती है? लोकसभा से और राज्यसभा दोनों जगह से मेंबर्स आते हैं। इसमें हमारे पास 22 मेंबर हैं, 15 हमारे लोकसभा से होते हैं, 7 हमारे राज्यसभा से होते हैं। इसमें एक कन्वेंशन है
कि लोग जो अपोजिशन का लीडर होता है इसका चेयरमैन होता है, ठीक है। और इसमें एक सपोर्टिंग ऑफिसर यानी कि सीएजी भी होता है इनके साथ। सीएजी का काम होता है कि इनको ब्रीफ करेंगे या सीएजी की रिपोर्ट्स को ये अच्छे से एनालाइज करते हैं। क्लियर। देन हमारे पास आता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसमें कोई भी ऑफिसर नहीं मिलता है इनको पार्लियामेंट की तरफ से। सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास क्या होता है, अपना खुद का एक ऑफिसर है जिसको हम बोलते हैं सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एंड फाइनली हमारी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हैं DRSCs, उसमें कितने होते हैं, 31 मेंबर्स होते हैं, 21 लोकसभा से और 10 आपके कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। क्लियर। तो इतना ध्यान रखना है उनको बेसिक। इनके थोड़े फंक्शंस आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में चेंजेस क्या क्या करने हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं। एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी का काम होता है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है या फिर जो भी खर्चे हुए हैं उसको एक बार चेक करना, एग्जामिन करना। क्लियर। देन हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग की जो कमेटी है, इसका काम होता है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उनके साथ उनके ऊपर जांच करना, मतलब उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, उनके अकाउंट्स हैं, उनको पूरा का पूरा स्क्रूटनाइज करना। एंड देन DRSCs होती हैं। DRSCs का मतलब होता है, मीन्स इनका काम होता है कि डिफरेंट बिल्स को एग्जामिन करना, डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे जो भी काम होता है तो उस पर काम करना, उस पर रिकमेंडेशन देना, ठीक है। तो वो काम कौन करता है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर। तो ये है हमारे पास बेसिक। यहीं पे हम ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। आई होप कि ये क्लियर होगा। और इसमें आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बजट वाला पार्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे पास जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी बात होगी, हमारा एग्जीक्यूटिव्स की बात होगी, तो सारा हम देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड on this video. Stay curious, keep learning. That's it.